स्वागत है हमारे इस मीडिया टीम में सर। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नासिर इकबाल कमाली है। मैं पिछले 10 सालों से पटना में कार्यरत हूँ एज़ ए सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। इनिशियली मेरी पढ़ाई एएनयू से हुई, जहाँ से मैंने एमबीबीएस और एमएस किया, और फिर सुपर स्पेशलाइजेशन एमसीएस न्यूरोसर्जरी मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से। जी। अब सर जानना चाहते हैं लोग कि आखिर 10 सालों का किस तरीके से आप फीडबैक देना चाहेंगे सर, इन 10 सालों का क्या कुछ रहा सर? ये कुछ बताएँ, साझा करें। देखिए, जब मैं पहले 2015 में मैं जब पटना आया, उस टाइम भी यहाँ पे न्यूरोसर्जरी हो रही थी, स्पाइन सर्जरी भी कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर सर्जरीज़ बेसिक सर्जरीज़ थी। मैंने यहाँ पे इस चीज़ का अभाव देखा कि जितनी भी ज़्यादातर एडवांस न्यूरोसर्जरी के पेशेंट्स होते हैं, एडवांस न्यूरोसर्जरी से मेरा तात्पर्य है कि जो स्कल बेस्ड ट्यूमर्स होते हैं, पिट्यूटरी ट्यूमर्स होते हैं, एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरी होती है, स्टीरियोटैक्टिक न्यूरोसर्जरी है, पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी है, और स्पाइन में भी जो एडवांस न्यूरोसर्जरी है, वो सब यहाँ पे नहीं हो रही थी। ज़्यादातर पेशेंट रेफर होते थे, और उसकी वजह से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स एक तो गरीब होते हैं, आने-जाने में प्रॉब्लम होती है, और एक दफ़ा इलाज हो गया, फिर फ़ॉलो-अप का भी इश्यू रहता है। तो इस वजह से ये मैंने यहाँ पे न्यूरोसर्जरी में जो एक गैप था, उसको फुलफिल करने का काम किया। And at the end of 10 years, I really feel very satisfied. I have been able to make a mark in neurosurgery in all the fields. जो इसके सब फील्ड्स हैं, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर सर्जरी हो, पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी हो, स्टीरियोटैक्टिक न्यूरोसर्जरी। स्टीरियोटैक्टिक न्यूरोसर्जरी उसको कहते हैं जिसमें ब्रेन में जो अंदरूनी बहुत ही डीप सीटेड लीजन्स होते हैं, उसमें एक क्षेत्र से ही उसका इलाज किया जाता है, तो मरीज को काफ़ी फायदा होता है। जैसे कि अब नाक के द्वारा ब्रेन का ट्यूमर निकालना, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करना, बच्चों में स्पेशली मैं बार-बार पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी पे इसलिए ज़ोर डाल रहा हूँ, क्योंकि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, या न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकता है बच्चों में, या फिर ब्रेन ट्रॉमा तो खैर हो ही सकता है, लेकिन जन्मजात बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, या जिसमें कंजेनिटल अटलांटो-एक्सियल डिसलोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हड्डी नीचे की जो हड्डियाँ होती हैं वो खिसक जाती हैं। इसके फलस्वरूप हाथ-पाँव काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी कंडीशन को ट्रीट किया, सक्सेसफुली ट्रीट किया। मैंने अपनी प्रोफ़ेशनल जर्नी में जो सबसे ऑपरेशन स्पाइन का जो किया है, सबसे छोटे बच्चे में जो किया है वो 4 साल का था, और जो सबसे बूढ़े इंसान ने किया है वो 98 इयर्स के थे, एंड दे ऑल आर फाइन। जो 98 वाले पेशेंट थे उनकी कोरोना में मृत्यु हो गई, लेकिन जो बच्चा है वो अभी भी ज़िंदा है, बहुत अच्छा है और सारा काम करता है। So at the end of 10 years, I really feel very satisfied as far as my professional journey is concerned, and I think this journey will go with time, will be more satisfying. जी सर। अब जानना चाह रहे हैं सर कि क्या कुछ बताना चाहेंगे, एक न्यूरोलॉजिस्ट है और न्यूरोसर्जन है, ताकि तमाम लोगों तक हमारे देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से लोग जान लें कि आखिर न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन होता क्या है, ताकि ब्रेन एंड स्पाइन केयर में आकर के लोग तमाम अपना टेस्ट और ये जाँच करवा सकें। सर तो बताएँगे सर? देखिए, न्यूरो संबंधी जो भी बीमारियाँ होती हैं, या ये कह लीजिए, चलिए न्यूरो से नीचे आते हैं पहले। जैसे हम लोग आम समाज में देखते हैं, एक जनरल फिजिशियन होता है और एक जनरल सर्जन होता है। फिजिशियन का काम होता है जो बीमारियाँ दवाओं से ठीक हो सकती हैं, उनका वो जाँच वगैरह करते हैं, दवाइयों के माध्यम से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और सर्जन का काम होता है, वो दवाइयों के माध्यम से तो ठीक कर ही सकते हैं, लेकिन जहाँ सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे सर्जन का काम होता है। तो सेम थिंग न्यूरो के साथ है। न्यूरोलॉजिस्ट वो नसों की बीमारियाँ जो दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, उसको न्यूरोलॉजिस्ट टैकल करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो दवाइयाँ जहाँ पे काम नहीं करती हैं, जहाँ पे सर्जरी की ज़रूरत है, और सर्जरी के बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ब्रेन में कोई ट्यूमर है, तो आप दवाइयाँ नहीं खा सकते, उसको तो ऑपरेशन करके निकालना ही होगा। मान लीजिए कोई हड्डी टूट गई है रीढ़ की, कोई नस दब गई है, तो जब तक ये दबाव हटाया नहीं जाए, अगर आप लंबे समय तक दवाइयाँ ही खाते रहेंगे, तो हो सकता है दबे-दबे वो नस खत्म हो जाए, उसका फंक्शन खत्म हो जाए, और परमानेंट डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे रोल आता है सर्जन का। और जो समाज में एक बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर सर्जन के पास जाएँगे, तो ऑपरेशन ही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्जन भी तभी सर्जरी करते हैं जब वाक़ई ये इस बात का भरोसा हो कि किसी पेशेंट में फलाँ बीमारी का कि अगर सर्जरी की जाए तो मरीज़ को फ़ायदा होगा, तो ज़रूर सर्जरी करानी चाहिए। वरना ज़्यादातर बीमारियाँ दवाओं से ठीक हो जाती हैं। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, स्पेशली हम स्पाइन के बारे में बोलना चाहेंगे। वो घबराए हुए आते हैं कि भई सर्जरी तो नहीं हो जाएगी,
तो कई 80% ऑफ केसेस मैं ये कहता हूँ नहीं, अभी आप दवा खाइए, दवाइयों से ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दवाइयों से ठीक नहीं होता है, बीमारी बढ़ती जा रही है, हाथ पाँव में कमजोरी आ गई है, पेशाब रुक गया है, कब्जियत ज़्यादा आ गई है, चलना फिरना दुश्वार हो रहा है, और एमआरआई या सीटी स्कैन करा करके ये पता चलता है कि एक फलां नस दबी हुई है और उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम है, ये तो 100% प्रूवन है, और उसको अगर हम छुड़ाते हैं तो फायदा होने की उम्मीद है। तो हमेशा एडवाइजेबल होता है कि सर्जरी कराएं वक्त रहते। ये वक्त रहने का का कंसेप्ट ये है कि अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक छोड़ दी किसी बीमारी को, दबे दबे नस खत्म हो जाती है, फंक्शन खत्म हो जाता है, तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। स्पाइन में, स्पेशली स्पाइन में, इवन इन ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन की भी बहुत सारे बीमारियां हैं जो कि विद इन ऑपरेशन किया और तुरंत रिजल्ट दिखते हैं, मतलब ये कि ओटी से बाहर निकला और पेशेंट चल के आता है, ऐसे पेशेंट ऐसी इस तरह का रिजल्ट मिलता है। सर ज़्यादातर समस्या हम देखने में आ रहा है कि हर लोग बोलते हैं इसका याददाश्त का कमजोरी है, कि दर्द ज़्यादा से ज़्यादा करना। क्या कुछ दिक्कतें आ सकती है सर? क्या कुछ है ऐसा जो सिर दर्द का होना है या माइग्रेन है? क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सर दर्द एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इसके बहुत सारे रीजन, कॉमन रीजन की हम लोग बात करेंगे। स्ट्रेस इज अ वेरी बिग रीजन। स्ट्रेस का मतलब यही, अब स्ट्रेस में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंसान टेंशन में बैठा हुआ हो तो वही स्ट्रेस होगा। कोई इंसान अगर ओवरलोड वर्क कर रहा है वो भी स्ट्रेस है। खाना पीना सही टाइम पे नहीं खा पा रहा है वो भी स्ट्रेस है। बच्चे हैं, स्कूल में आजकल जाते हैं, आना जाना बस में, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एंड व्हाट इज कॉजिंग दैट स्ट्रेस मस्ट बी आइडेंटिफाइड। तो सर दर्द एक तो ये हो गया, ये सब फैक्टर्स मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। जैसे कि स्ट्रेस है, ओके, कोई इंसान अगर स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक है तो उसकी दवाइयाँ तो खा ही सकता है, साथ में योगा कर सकता है, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, या फिर जिस वजह से स्ट्रेस हो रहा है उस वजह को कम करने की कोशिश करें, मरीज ठीक हो जाएगा। दूसरे और भी न्यूरोलॉजिकल कॉजेज हैं जो बीमारी वाली बात बोल रही है, जैसे माइग्रेन है। सर दर्द आपको ब्रेन ट्यूमर में हो सकता है, सर में चोट लगने की वजह से हो सकता है। कई तरह के मिर्गी के दौरे होते हैं, अगर उस मिर्गी के दौरे में इनिशियली वो सर दर्द हो सकता है। ब्रेन हेमरेज, एन्यूरिज्मल ब्लीड, पेशेंट को सर दर्द होता है, इतना शदीद सर दर्द होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है कई बार। तो इन इस आपके चैनल के माध्यम से मैं एक इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहूँगा कि अगर सर दर्द है तो पहली बात, सारे सर दर्द बहुत ही जानलेवा नहीं होते हैं। ज़्यादातर सर दर्द बिनाइन होते हैं, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन अगर कोई सर दर्द है, इंसान को कुछ ऐसा सर दर्द हो रहा है जो बहुत ज़्यादा तेज़ है, साथ में उल्टी भी हो रही है, देखने में दिक्कत है, या बॉडी के किसी हिस्से में ऐसा लग रहा हो कि कमज़ोरी आ गई है, तो डेफ़िनेटली वो न्यूरोलॉजिकल कॉज़ भी है। उसके लिए अपनी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। सर ओके? कई बार ऐसा होता है लोगों को अचानक से सदमा मार देता है। इस सदमा होने का क्या कुछ कारण हो सकता है? सदमा क्या सदमा एक्चुअली सेम स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक है। है? अब सदमा, बहुत से लोग, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने आप में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। सर से लेकर, मतलब बाल से लेकर नाखून तक कह लीजिए, अफेक्ट करती है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए किसी के घर में किसी की डेथ हो गई और उसको सदमा लगा, तो बॉडी सिर्फ ऐसा नहीं कि वो दुखी हो रहा है, बल्कि पूरी बॉडी रिएक्ट करती है उसके साथ। डिप्रेशन होगा, कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, डायबिटिक अगर वो पेशेंट मान लीजिए है तो डायबिटीज बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन है, अगर नहीं भी है तब भी ब्लड प्रेशर कई बार बढ़ जाता है, भूख नहीं लगना कम हो जाती है। तो ऑल दीज थिंग्स पुट स्ट्रेस ऑन बॉडी। ये तनाव पे ही डिपेंड करता बिल्कुल। है सारा तो चीज़। उससे सर दर्द होगा, कई बार ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उससे कई बार कुछ बेहोश हो सकता है, इवन अगर सीवियर डिप्रेशन में चला गया तो वो भी एक बहुत बड़ी। यही सर ज़्यादातर तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, तो बिल्कुल। स्ट्रेस मुक्त रहें ज़्यादातर। सर एक सवाल रहेगा, कोमा में लोग चले जाते हैं, तो वो कोमा क्या है सर? आखिर क्या वजह होता है जो कोमा में जाते हैं और कितने दिन के अंतराल में जो है वहाँ से वो निकल कर आते हैं और वो किस अंतराल आता है? देखिए, कोमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें मरीज बेहोश होता है। जनरल, मैं मेडिकल टर्म्स छोड़ के हम लोग जनरल बात करेंगे ताकि ज़्यादातर लोगों को समझ में आए। कोमा की जो स्थिति बोली जाती है ना, इसका मतलब ये है कि पेशेंट बेहोश है। अब कोमा के कई ग्रेड्स होते हैं, मतलब एक हल्का कोमा है, एक गहरा वाला कोमा है। अगर कोमा में पेशेंट्स हैं तो ऐसे पेशेंट्स डेफिनेटली सीरियस होते हैं। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई ऐसी न्यूरोलॉजिकल वजह होती है जिसको इलाज की ज़रूरत है। और कोमा के पेशेंट्स अगर सही सही टाइम पे वक्त रहते अगर डॉक्टर के पास आ जाएं तो ज़्यादातर पेशेंट ठीक होते हैं। लेकिन
जैसा मैंने बताया कि कोमा की भी अपनी ग्रेडिंग है। अगर मान लीजिए कि बहुत ही ऐसे कंडीशन में आ रहा है जब ऑलमोस्ट पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका है, पत्तियाँ फैल चुकी हैं, सांस नहीं आ रही है, तो नॉन सॉल्वेबल कंडीशन है, पेशेंट नहीं बच पाते। लेकिन अगर मान लीजिए कि पेशेंट कोमा में ही है लेकिन पत्तियाँ काम कर रही हैं, थोड़ी बहुत भी उसमें हरकत है और समय रहते ये डायग्नोसिस बन गई कि किस वजह से कोमा में है। जैसे मान लीजिए चोट लगी है अंदर ब्रेन में सूजन सूजन कम करेंगे कोमा के बाहर, ब्रेन हेमरेज है, अगर निकालने से फायदा हो सकता है, निकालने के बाद पेशेंट कोमा में से बाहर आता है। और जो भी पेशेंट कोमा में होते हैं उनमें समय लगता है, ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। सारे लोगों को समझना ज़रूरी है कि ऐसी बहुत ही कम कंडीशन है जिसमें कोमा में गया पेशेंट और दवा दी और खर्च से बाहर आ गया। ऐसे कुछ कंडीशंस हैं भी, लेकिन ज़्यादातर कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कोमा में अगर गया है पेशेंट तो उसमें इलाज कराना होता है सही से, समय लगता है और ख़तरा भी होता है, पेशेंट आप लूज़ भी कर सकते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर पेशेंट्स आते हैं कोमा में, पेशेंट के अटेंडेंट्स कई तो डरे हुए होते हैं, कई बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं। इम्पेशेंट का मतलब है कि उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। इट्स नॉट पॉसिबल मेनी टाइम्स। डिजीज प्रोसेस जो होता है वो अपने हिसाब से ही काम करेगा। डॉक्टर दवा दे सकता है, डायग्नोसिस बना सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन बीमारी अपने हिसाब से ही, वक्त के हिसाब से ही ठीक है। तो इसलिए कोमा अगर है तो डेफिनेटली ये सीरियस कंडीशन है, लेकिन इसमें समय रहते हैं। बिल्कुल यू हैव टू हरी अ लॉट। अच्छी जगह जाएं, सही से इलाज हो तो बहुत सारे पेशेंट बचते भी हैं। सर ब्रेन फीवर ट्यूबरक्लोमा क्या थोड़ा किस तरह से जो है कार्यगर करती है और कैसे ये ठीक होती है और वजह क्या ट्यूबरक्लोमा के बारे में हम जानना चाहते हैं। है? ट्यूबरकुलोमा, इसमें ये वर्ड आया है ट्यूबरकुलोसिस से। ट्यूबरकल एंड ओमा, मास, यानी कि टीबी की मास। इस वर्ड का ये मतलब है। टीबी की गांठ कहीं भी हो सकती है बॉडी में, अगर वो ब्रेन में हो जाए तो ब्रेन ट्यूबरकुलोमा है। ब्रेन ट्यूबरकुलोमा एक तरह की गांठ है ब्रेन में जो टीबी की होती है। अक्सर ये मरीज हम लोग के पास आते हैं दौरे लेकर, दौरे पड़ते हैं, इसमें वो एक तरह की ट्यूमर की तरह बिहेव करता है, एक गांठ की तरह बिहेव करता है। इसकी डायग्नोसिस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो एक गांठ की तरह है। वो टीबी भी हो सकती है, अगर मान लीजिए एमआरआई में दिखेगा कि वो गांठ है, तो कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है कि वाकई वो कैंसर है, ट्यूमर है, ट्यूबरकुलोमा है, क्या है। अब यहाँ पे रोल आता है जांच का। कई बार एमआरआई से भी क्लियर हो सकता है, लेकिन बहुत डेफिनेटिव नहीं है एमआरआई, तो लंबर पंक्चर करते हैं, सीएसएफ इवैल्यूएशन से होता है। लेकिन इन सबसे अच्छा है, अगर अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो स्टीरियोटैक्टिक न्यूरोसर्जरी, जो मैं आपसे कह रहा था। स्टीरियोटैक्टिक न्यूरोसर्जरी में ब्रेन खोल के सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक छेद के माध्यम से वहाँ जाते हैं, उसकी वो जो गांठ है उसकी जांच निकाल के लाते हैं, पैथोलॉजी ले जाते हैं और वो क्लियर हो जाता है कि वाकई वो क्या है, ट्यूमर है, ट्यूबरकुलोमा है। ये पता करना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर वो ट्यूमर है तो फिर उसका इलाज ऑपरेशन करके निकालना है, लेकिन अगर ट्यूबरकुलोमा है तो तो फिर वो दवाओं के माध्यम से 100%। बिल्कुल सर। सर हम जानना चाह रहे हैं सर कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो किस तरह का पेशेंट समस्या लेकर के आपके पास पहुंच रहे हैं? ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा जो कॉमनली देखा जाता है वो स्ट्रोक की समस्या देखी जाती है। और स्ट्रोक को जल्दी से जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी है ठंड के मौसम में। जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, प्लस जिनको मल्टीपल डिजीजेज होती हैं, स्पेशली डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड कॉम्प्लिकेटेड विथ एज, ऐसे पेशेंट्स में स्ट्रोक की समस्या काफ़ी बढ़ जाती है ठंड में। और उसकी मेन वजह यह है कि लोग पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्लगिश हो जाता है, और जो भी थोड़ा रिस्क फैक्टर मैंने बताए आपको उसकी वजह से ब्रेन के अंदर खून की नलियों में रुकावट आ जाती है और स्ट्रोक हो जाता है ऐसे पेशेंट। सर अब जानना चाह रहे हैं सर कि आज की जिस तरीके से समस्या तमाम तरह का रोग जो पनप रहे हैं युवाओं में या फिर महिलाओं में या पुरुषों में, तो किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे कि किन किन चीजों को अपनाना जरूरी है ताकि समस्या और रोग ना पनप सके? सर किस तरह का आप संदेश एक देना चाह रहे हैं लोगों में? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं होता है कि सुबह सुबह उठ के जिम जाना है। जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये होता है कि आप बैलेंस डाइट लें, लाइट एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आपको कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उसकी दवाइयाँ उसके हिसाब से परहेज़ नियमित रूप से करें। थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन थेरेपी ज़रूर होती है, जिसमें कुछ भी हो सकता है जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलता हो। ये डी स्ट्रेस करने के लिए, डी स्ट्रेस अपने आप में सारी प्रॉब्लम
की जननी है। आप डी स्ट्रेस कोई आदमी योगा से कर सकता है, कोई म्यूजिक से कर सकता है, कोई खेल से कर सकता है। तो जिस किसी चीज़ से भी लगता हो कि आप रिलैक्स फील कर सकते हैं, तो वो करें। अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल मना है, बहुत ज़्यादा ये अफ़ेक्ट करती है हेल्थ को। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हर टाइम मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट लोग यही सोचते रहते हैं कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं हो जाएगी। हर महीने वो सीटी स्कैन, एमआरआई कराते हैं, हर महीने फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। इस विशियस सर्किल से बचें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं आते हैं जो कम से कम इतनी जाँच लेके आएँगे, सर वो फलाना कैंप लगा था, उसमें फुल बॉडी चेकअप हो रहा था, देखिए मैंने करवा लिया। और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। लैब इन्वेस्टिगेशन अपने डॉक्टरों पे छोड़ें, अगर लगता है उनको ज़रूरत है तो करवाएँगे, वरना इस चक्रव्यूह से बचें कि हम बीमार होने वाले हैं, कुछ होने वाला है, नहीं। हेल्दी लाइफ़स्टाइल का मतलब मेंटल हेल्थ भी है। बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री रहें, ये मत सोचें कुछ होने वाला है। अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ, एक्सरसाइज़ करें बस। सर ब्रेन एंड स्पाइन केयर तमाम बहुत जगह होंगे सर, काफ़ी जगह पे है। सर आपके पास क्या कुछ ख़ास है सर लोगों को इफ़ेक्ट करके कुछ ऐसा बताएँगे जो लोगों को बिल्कुल, इफ़ेक्ट मेरा करे? मेरा सेंटर बहुत ख़ास है। इसमें ख़ासियत सबसे बड़ी ये है हुँ, कि सेंस ऑफ सर्विस। हर एक पेशेंट जो भी यहाँ पे आते हैं, उनको एज़ ए कमोडिटी नहीं ट्रीट किया जाता है। एवरी पेशेंट इज़ अ चैलेंज, और एक मोटिव के तहत कि नहीं, इसको पेशेंट को जहाँ तक हो सके लाइफ़ अच्छी करके भेजना है। इस मोटिव से ट्रीटमेंट होता है। दूसरी चीज़ ये रही कि मैं खुद भी इंडिया के बहुत ही रिप्यूटेड और बड़े इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ से ट्रेंड हूँ, जिसमें मैं कहूँगा कि वर्ल्ड क्लास सर्जरी होती है। मैंने अपने सेंटर से हर तरह की सर्जरी जो जिसके लिए आप कभी सोचते हैं कि हम बाहर जाएँ, तो उनको ज़रूर यहाँ आना चाहिए, क्योंकि उन सारी तरह की सर्जरी मैं यहाँ करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ओके। चाहे बच्चों में ब्रेन हेमरेज हो, वैस्कुलर सर्जरीज़ हो, चाहे नाक से ट्यूमर निकालने की पद्धति हो, इसके अलावा रीढ़ रीढ़ की तो जितनी भी तरह की सर्जरीज़ होती हैं, लाइफ चेंजिंग सर्जरीज़ होती हैं, वो मैं यहाँ पे करता हूँ। एंड आई एम प्राउड टू से दैट इवन इन दिस स्मॉल सेटअप मेरे पास जो पेशेंट्स हैं, एज़ फार एज़ फ्रॉम बांग्लादेश, एज़ फार एज़ फ्रॉम नागालैंड इन द ईस्ट, म्यांमार इन द ईस्ट, अगर आप वेस्ट में जाएँ तो फिर कश्मीर, साउथ में जाएँ तो मेरे पास हैदराबाद, तेलंगाना, नेपाल, इन और अगर और इसमें जाएँ तो मेरे पास राजस्थान तक से पेशेंट आते हैं। इसके अलावा जो भी पेशेंट मुझे जानते हैं, चाहे वो भले ही बाहर रह रहे हों, किसी काम से बाहर रह रहे हों, बट दे मेक इट श्योर कि यहाँ के इलाज कराएँ, ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। सर आप जानना चाह रहे हैं सर कि आखिर उन लोगों के लिए आप क्या कुछ देते हैं सर, जो लोग असहाय हैं, जो लोग के पास तकलीफ़ें तो हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के आप किस तरह से मदद कर रहे हैं सर? क्या नहीं, बहुत चार्जेज़ बहुत सेम हैं? नहीं, चार्जेस बहुत ही इकोनॉमिकल हैं। ये कभी भी आप किसी पेशेंट के साथ अगर आप आएँ तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। प्लस है कि रिजिड चार्जेस नहीं है। अगर गरीब पेशेंट है तो डेफिनेटली आई मेक श्योर कि वो ठीक हो जाएँ, भले ही हमको उसमें अगर चार्जेस में मॉडिफ़िकेशन करना पड़ता है तो हम ज़रूर करते हैं। ये यही ब्यूटी होती है एक नर्सिंग होम की जो डॉक्टर्स चलाते हैं। देश को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो मेडिकल सिस्टम है, ये जो पुश किया जा रहा है, ये ज़्यादातर प्रो कॉर्पोरेट या प्रो गवर्नमेंट सेटअप है। तो ऐसा लगता है कि और जो लॉज हैं वो नर्सिंग होम के लिए बहुत ही मुश्किल हो जा रहे हैं आजकल, नर्सिंग होम को एग्जिस्ट करने के लिए। तो आपके चैनल से मैं ये माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर मरीज चूज़ करता है कि कहाँ जाना है इलाज में, पहली बात क्या क्या होना चाहिए, चूज़ करने के क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं कि चलो फलाने ने बता दिया है चलो चलते हैं, नहीं, क्राइटेरिया होना चाहिए। आमतौर से उस जगह जाइए जो जहाँ पे डॉक्टर द्वारा संचालित हो। डॉक्टर अगर किसी चीज़ को मैनेज कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें अमूमन आमतौर से 90% ऑफ केसेस में प्रॉब्लम्स नहीं रहती, वो पेशेंट सेंट्रिक होता है, बिजनेस सेंट्रिक नहीं होता। दूसरी चीज़ यही कि ये भी देखें, अक्सर देखा गया है कि लोग अस्पताल खोल लेते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स को ऑन कॉल बुलाते हैं और फिर दीज प्लेसेस आर एब्सोल्यूट नो नो। तो ठीक है, सो दीज प्लेसेस आर एब्सोल्यूट नो नो, क्योंकि समझ लीजिए डॉक्टर वहाँ पे एज ए थर्ड पार्टी काम कर रहा होता है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट का पैसा ज़्यादा खर्च होता है और लेवल ऑफ केयर नहीं मिल पाती है, क्योंकि हर टाइम डॉक्टर नहीं रहता है। तो एक दूसरा फैक्टर ये है। पहली बात किसी डॉक्टर का हो वहाँ जाएँ। दूसरी बात ये कि जो जहाँ पे डॉक्टर ऑन कॉल हो उस जगह को अवॉइड करनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हर टाइम डॉक्टर नहीं होता है वहाँ पे। अब सर तीसरी चीज़ ये रही कि डॉक्टर किस तरह के हैं, कहाँ से ट्रेंड हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है,
किसी फील्ड में, ये भी पता करना बहुत ज़रूरी ठीक है सर। अब जानना चाह रहे हैं सर यहाँ का, अब लोग पहुँचना चाहते हैं सर ब्रेन पॉइंट एयर में, तो सर यहाँ का एड्रेस लोकेशन मतलब बता दें और कॉन्टैक्ट नंबर तो ज़रूर बताएँ सर ताकि लोग। है। बहुत ही सिंपल है हमारा एड्रेस। कंकड़बाग बहुत ही फेमस जगह है पटना में। कंकड़बाग में लोहिया पार्क है, हुँ। उसी के जस्ट पीछे। वेरी इट्स वेरी सिंपल। लोहिया पार्क आप पहुँच गए हैं अगर, तो आप समझिए हमारे सिटी में पहुँच। अब सर आगामी 2026 नया साल आने वाला है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या कुछ पूरे बिहार वासियों और हिंदुस्तान वासियों को कहना चाहेंगे? 2025 बहुत ही हैपनिंग ईयर रहा है। बहुत सारी अच्छी खबरें रही हैं, तो बहुत सारी नकारात्मक खबरें भी रही हैं। मैं ये चाहूँगा कि भगवान 2026 को हम सब बिहार वासियों के लिए ख़ास तौर से तो और पूरे देश के लिए प्रोडक्टिव ईयर बनाएँ। हमारा सेंसेक्स जो है वो क्रैश नहीं करे। हम लोग अच्छे से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएँ। साथ में हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो अच्छे हो जाएँ, स्पेशली पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज़। पॉल्यूशन में सिर्फ गवर्नमेंट को ही ब्लेम करना ठीक नहीं है। ये इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जो हम लोगों को अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहिए। और पॉल्यूशन का मतलब सिर्फ धुआं पैदा करना ही नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू प्लास्टिक्स एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट। तो मेरा एक लाइन में संदेश ये है कि सब भगवान 2026 को हम सब लोगों के लिए सेहतमंद बनाए, सेहत लाए, क्योंकि अगर सेहत है तो सब